चल रही पढ़ाई लिखाई। भैया क्रैश कोर्स में क्रैश तो नहीं हुए, अब एक ही हफ्ता हुआ है। एक हफ्ते में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपने स्टार्ट किया होगा, बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। लास्ट वीक में हमने 4 क्लास करी थी फिजिकल केमिस्ट्री की, और 4 क्लास में हमने स्टार्ट किया था मूल कॉन्सेप्ट, उसको फिनिश किया। फिर मूल कॉन्सेप्ट जहां फिनिश हुआ वहीं से सॉल्यूशन चालू हुआ, और सॉल्यूशन चालू करके हमने ये सीखा कि भैया यहाँ तक अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में हम लोग आ गए थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक। पक्का चलो साथ साथ थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते चलेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स में लास्ट में किया था, और कंसंट्रेशन टर्म्स के बहुत सारे फॉर्मूले हमने बात करी थी। हम लोग याद करो मोलरिटी का ये फॉर्मूला भी हम सिंपल जो मेन चीजें वो रिलेट कर देते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 10x d बाई m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पढ़ लिया था। मोलरिटी का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, मोलरिटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने मोलरिटी कह रहा हूं, ये मोलरिटी का फॉर्मूला मोलरिटी के साथ रिलेट किया था। 1000 टाइम्स कैपिटल M 1000 टाइम्स d माइनस m इनटू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पढ़ा था, ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। और मोलरिटी का एक फॉर्मूला और था सर, मोलरिटी स्मॉल m का फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था, ये भी हमने पढ़ा था। ये मेन 3 रिलेशन है जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बाकी नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता है सर, कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर लीटर्स में नहीं है तो इसका एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है W2/M2 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, यही यूज करेंगे, ml यूज करेंगे। मोलरिटी के ऊपर सर मिक्सिंग अगर होगी तो मिक्सिंग के केस में मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर नॉर्मल केस में V1 प्लस V2 होता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए तो सॉल्वेंट पानी डाल के उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन की, तो डाइल्यूशन में भी या फिर कंसंट्रेशन की बात करूं तो डाइल्यूशन हो चाहे कंसंट्रेशन हो, इन सब में एक चीज कॉमन थी M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। पक्का ये चीज हमने पढ़ी हुई है। चलो अच्छा, मुझसे किसने बोल दिया कि सर मोलरिटी है, मोलरिटी है। अब ये देख लो कैपिटल M स्मॉल m लेके हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा और क्या हो सकता है, तो सर और हम लोग बात करें तो हमने एक चीज और पढ़ी थी, मोलरिटी पढ़ी थी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, तो मोलरिटी का फॉर्मूला था सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मोल्स पर केजी आया था। या फिर इसका फॉर्मूला देखें तो W2/M2 इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, इनटू 1000 अपॉन सर W1 किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया था, ये भी एक तरीका आ गया था मोलरिटी निकालने का। तो ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की जो मेन चीजें थी, बाकी ppm ppb मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, ये सब चीजें आपको बहुत नॉर्मल सी थी, हम लोग देख सकते थे। लेकिन हाँ ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी थी, मोलरिटी और इसकी बात हमें करनी थी। पक्का तो मोलरिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, ये सारी चीजें मिक्सिंग हो गया, डाइल्यूशन हो गया, ये केसेस हमने कर रखे थे। फिर कंसंट्रेशन टर्म जैसे ही फिनिश किया हमारे पास सॉल्युबिलिटी का वर्ड आ गया था। और सॉल्युबिलिटी क्या होता था, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ भैया सॉल्युबिलिटी किसके बारे में बात करते थे, तो हमने बात की थी सॉलिड इन लिक्विड की। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, कि सर एक तो नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, किस टाइप का लिक्विड, सर सॉल्वेंट की बात करें नेचर ऑफ लिक्विड, या फिर सॉल्वेंट का लेवल क्या था, नेचर ऑफ लिक्विड या फिर सॉल्वेंट क्या था। दूसरा नेचर ऑफ सॉलिड क्या था, नेचर ऑफ सॉलिड क्या था कि भाई कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्यूट कैसा था, सर पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक की बात कर रहे थे, तो लाइक डिसॉल्व लाइक हो गया। और यहां पर अगर लिक्विड की बात की जाए तो यहां टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सर अगर एक्सोथर्मिक है तो आपका सर एक्सोथर्मिक के केस में और एंडोथर्मिक के केस में हमने चाय का एग्जांपल लिया था कि एंडोथर्मिक होगा तो टेंपरेचर बढ़ाओगे सर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। टेंपरेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक में देखोगे टेंपरेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही सब चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, यही सब चीजें थी जो हमने पढ़ी थी। टेंपरेचर हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ, प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, प्रेशर के साथ कोई रोल नहीं प्ले करता, कोई रोल प्ले नहीं करता। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो प्रेशर के साथ कोई रोल प्ले नहीं करता है, कोई रोल प्ले नहीं करता है। सर ये हमने पढ़ लिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे, गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो यहां पर देखोगे बहुत ही प्यारा सा एक चीज आएगा, वो क्या है सर, गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले डिपेंड किस पे करेगा सर, डिपेंड्स ऑन पहली बात गैस के ऊपर। सर गैस कैसा होना चाहिए, इजीली लिक्विफिएबल होना चाहिए, मतलब जो आराम से लिक्विफाई हो जाए, इजीली लिक्विफिएबल गैस होनी चाहिए, मतलब जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, उस टाइप की गैसेस को हम बोल सकते हैं कि भाई ये गैस क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और ये प्रोसेस हमेशा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक ही है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि सर गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, गैस वाली चीज को आप लिक्विड में रिजॉल्व करोगे ऑब्वियस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure। ये लॉ क्या कहलाता है, हेनरीज लॉ कहलाता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। सर याद कीजिए इसका एप्लीकेशन क्या था, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम था एनॉक्सिया। क्या हो जाता है, लो ऑक्सीजन इन ब्लड। जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को एक वर्ड यूज किया गया था एनॉक्सिया। और इसका एक और एप्लीकेशन था कि सर हम लोग सर स्कूबा डाइवर्स के अंदर देखते हैं, स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक होता है जिसके अंदर वो गैस लेके जाते हैं, वो प्योर एयर नहीं होता, ऑब्वियस है, सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं होता। रीजन कि जब वो अंदर जाएंगे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ऑब्वियस रिटर्न आते टाइम क्या होगा, और वो क्या करने वाले हैं, तो सर उनको प्रॉब्लम होगी, नाइट्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये प्रॉब्लम को हम लोगों ने नाम दिया था बेंड्स। इस प्रॉब्लम का नाम क्या दिया गया था, बेंड्स नाम दिया गया था। और इसी को अवॉइड करने के लिए हमने क्या ऐड किया था, हीलियम ऐड कर दिया था, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है। हीलियम ऐड किया गया था, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है, एंड दैट इज 11.2% हम लोग ऐड कर देते हैं। पक्का तो स्कूबा डाइवर्स का हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेंपरेचर हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेंपरेचर हो गया। सर टेंपरेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके भी दो एप्लीकेशंस पढ़े थे। एक तो जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे वो सब लो टेंपरेचर पे फेवरेबल होते हैं, लो टेंपरेचर पे फेवर किए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफरेबल होते हैं, प्रेफरेबल एट लो टेंपरेचर। क्यों भैया, क्योंकि लो टेंपरेचर पे ज्यादा से ज्यादा CO2 गैस ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व होगी। और दूसरा एप्लीकेशन जो एक्वेटिक स्पीसीज वाला था कि एक्वेटिक स्पीसीज क्या करेंगे, एक्वेटिक स्पीसीज क्या करने वाली हैं, एक्वेटिक स्पीसीज क्या करती हैं। तो एक्वेटिक स्पीसीज अगर हम बात करेंगे तो एक्वेटिक स्पीसीज सर ये ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, मोर कंफर्टेबल इन एक्वेटिक स्पीसीज, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के ऊपर ऐसा था। इसमें फॉर्मूला देखते थे तो प्रेशर इज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इस फॉर्मूले पे सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल हो सकता है, क्यों, क्योंकि सर इसमें
जो सॉल्बिलिटी हेनरी ने ली थी वो मोल्स पर लीटर ले लिया था, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राम पर लीटर लिया गया था। ये फॉर्मूला फेल हुआ क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है जो टर्म वॉल्यूम वाला आता है वो क्या होता है, टेंपरेचर डिपेंडेंट हो जाता है, और जो टेंपरेचर डिपेंडेंट है ऑब्वियस है वो फॉर्मूला कहीं भी वैलिड नहीं होगा, जहां भी जाएंगे टेंपरेचर चेंज कर जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, फ्लक्चुएट कर जाएगी। फिर यहाँ डाल्टन आए और डाल्टन भाई साहब ने बोला कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस को किससे मेजर करो, मोल फ्रैक्शन से मेजर करो, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस को किससे मेजर करो, मोल फ्रैक्शन से मेजर करो, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया P into Kh into chi। ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे, हमेशा न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। प्लीज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखिएगा, P equals to Kh into chi के ऊपर, chi किसका है, गैस का इन लिक्विड, गैस का इन लिक्विड मोल फ्रैक्शन निकाल के। केज क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। केज क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। केज क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। केज क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। केज क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है। इसका यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसका यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। अगर कांस्टेंट टेंपरेचर की बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते थे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें क्या देखने को मिला था कि सर केज जितना बढ़ाओगे सॉल्बिलिटी उतनी कम होगी। केज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केज, कम करोगे सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग देख सकते हैं पक्का। तो एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो जाएगा। चलो मुझे किसने बोल दिया कि सर कांस्टेंट प्रेशर पे ये सब देखेंगे, ये केज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, केज लेस देन मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड ऐसे चलता है सर, ये चीजें होंगी। अच्छा ओके चलो अब यहां से हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास आता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जाएगी। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जाएगी। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में देखो तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि सर दोनों के दोनों अगर वोलेटाइल लिक्विड होते हैं तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपना अपना वेपर बनाएंगे, अपना अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कौन कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी लिक्विड हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोल फ्रैक्शन। Similarly, PV is directly proportional to mole fraction of B. सर PA is nothing, PA not chi A, और ये क्या हो गया, PB is nothing, PB not chi B, ये लिख सकते हैं। तो PA is nothing, PA not chi B, PB is nothing, PB not chi B। सर ये PA not क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। अगर अकेला A होता तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता। PB not की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। सर PA not chi A, PB not chi B। सर टोटल प्रेशर अगर निकालने जाएंगे तो सर ये किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB, और इसी को हम लोग लिख देते हैं P not A chi A प्लस P not B chi B, P not B chi B। इसको हम लोग लिखने का एक तरीका और था, P not A अगर आप chi B लिखते हो तो यहाँ P not B माइनस P not A होगा, और अगर यहाँ पर P not B लिखते हो तो यहाँ पर chi A होगा, P not A माइनस P not B हो जाएगा। ये टोटल प्रेशर। सर यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोगों ने नाम दिया था, इसका नाम था राउल्स लॉ। इसी का नाम था हमने लास्ट क्लास में रखा था राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का ग्राफ भी बड़ा प्यारा सा बनता है। राउल्स लॉ का क्लोज ग्राफ बनता है। क्लोज ग्राफ हमारी लाइफ में पहली बार आया और जहां पर ये बताया गया कि सर एक का मोल फ्रैक्शन अगर आप 0 पुट करते हो वहां पर दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है। जहां पर एक का मोल फ्रैक्शन 1 हुआ वहां पर दूसरे का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया इसमें ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाते टाइम हमने क्या देखा कि सर ये जो लाइन आएगी, ये जो लाइन आती है इसको हम लोग, ये जो लाइन आएगी ये देखिएगा, ये जो लाइन आएगी ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको, सर ये वाली चीज को हमने क्या बोला, सर PB इज इक्वल्स टू PB नॉट chi B। ये जो लाइन आई किसको फॉलो कर रही है, इसको। ये जो लाइन है PA इज इक्वल्स टू P नॉट A chi A, और P टोटल क्या ले लेंगे तो P टोटल इज नथिंग, PA प्लस PB, यही होगा। सर ये किसके इक्वल है, सर देखिएगा यहाँ मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे P नॉट A, क्योंकि ऑब्वियसली 1 का प्योर प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B का है तो P नॉट B हो गया, तो P टोटल PA प्लस PB, और ये देख लो P नॉट A ऐसे करके बना दो, पक्का हो जाएगा सब, श्योर हो। देख लीजिए भाई साहब सॉल्बिलिटी हो जाएगी। ये आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, और इसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, श्योर है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने जब ग्राफ पढ़ा, हम लोगों ने चीजें पढ़ी, तो वहां पर हम लोग एक चीज और डिसाइड करेंगे कि जो इसको फॉलो करेगा उसको राउल्स लॉ फॉलो करेगा, जो शुरू से लेकर लास्ट राउल्स लॉ फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका बताया गया था कि सबका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की फीचर्स की बात करूं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स बताए थे, बाकी आइडियल सॉल्यूशन का थोड़ा सा फीचर मैं रिवाइज करा देता हूं। आइडियल सॉल्यूशन की बात कराता हूं, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या बोला था कि सर अगर दो लोग मिलकर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर दो लोग मिलकर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस केस में आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो वो किसके इक्वल हो जाए, सर दोनों के दोनों का, सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो या फिर सॉल्यूशन हो, सबका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, इक्वल हो। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल होगा तो उस केस में ऑब्वियसली बॉन्ड बनने से, मिक्सिंग करने से, ना कोई बॉन्ड टूट रहा है स्ट्रांग, ना कोई बन रहा है, तो डेल्टा H मिक्सचर, डेल्टा V मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा H मिक्सचर, डेल्टा V मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। आइडियल सॉल्यूशन के ये ग्राफ अपने पास। उसके बाद किसने बोल दिया कि सर आइडियल सॉल्यूशन में ये होता है। आइडियल सॉल्यूशन में सर एक दो चीजें और होती हैं। अच्छा कोई बोला था V मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0 का मतलब सर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0, चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, 0। मतलब सर आप 1 लीटर लेके आएंगे A का, 1 लीटर B का, तो सर AB का सॉल्यूशन जो बनेगा वो 2 लीटर हो जाएगा। नॉन आइडियल में यही चीजें इक्वल नहीं होंगी। आइडियल में क्या है, बॉन्ड ऑलमोस्ट इक्वल है तो कोई टेंशन है नहीं, आप कर दो। अच्छा दूसरी बात, आइडियल सॉल्यूशन के बाद अगर बात करें, तो यहाँ देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन के बाद अगर हम लोग बात की जाए तो डेल्टा V। अच्छा आइडियल सॉल्यूशन में हमने ये भी पढ़ा था कि सर यहाँ पर PA की वैल्यू P नॉट A का ये होता है, PB की वैल्यू P नॉट B का भी होता है, P नॉट B का भी होता है, और यहाँ पर P टोटल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, P नॉट A का ये प्लस P नॉट B का भी प्लस P नॉट B का भी आ जाएगा, यही होगा, P नॉट B का भी आ जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन सबको ये आइडियल सॉल्यूशन का बेसिक फीचर था, लेकिन नॉन आइडियल में इन सबका अलग होगा। सर आइडियल सॉल्यूशन पहचानने के कुछ एग्जांपल्स में लेके आया हूं, आप साथ देख लीजिएगा आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या सेम हो। तो हेक्सेन और हेप्टेन मैंने बताया भी था। सर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जिनका नेचर सेम टाइप का हो, एग्जाम हॉल में देखते टिक मार दो, CCl4 SiCl4, बेंजीन और टॉल्यूइन, इथाइल ब्रोमाइड और सर इथाइल आयोडाइड क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ये लोग क्या हैं, आपस के सिमिलर टाइप के लोग हैं, और जो सिमिलर टाइप के लोग हैं ना इनके बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सर इसमें कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, हमेशा बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कहां से आती है, नॉन आइडियल से। नॉन आइडियल में क्या होता है सर, ये कुछ भी 0 नहीं होता, सब कुछ क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0। मैं बोल रहा हूं इक्वल टू 0 नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा, तो यहां पर भी वही चीज देखने को मिलेगी। सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही हम लोग लास्ट क्लास में आइडियल तक कर लिया था। नॉन आइडियल में ना ग्राफ सही होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, और आज नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और वैन ऑफ फैक्टर करने वाले हैं। आज ये चैप्टर हम लोग एंड करेंगे, और कल से नया चैप्टर, नई शुरुआत। कल का चैप्टर भी अपने पास एक नई शुरुआत देगा, लेकिन भाई साहब मैं ये बस बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2 चैप्टर फिनिश होंगे आज मिला के, क्वेश्चंस जितना डीपी में मिलता है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चंस करते जाइएगा, क्योंकि हमेशा ये दिक्कत ना आए, ट्राई कीजिएगा जितना हो सकता है क्वेश्चंस टाइमली होते जाएं, और प्लस ये छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातों को थोड़ा सा रिलेट करते चलिएगा, ताकि एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन मिले तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम ना लगे, पक्का। तो चलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के, भैया कैसे सर, 2 टाइप कौन कौन से, तो देखो 2 टाइप कौन कौन से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
ये दोनों का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। कोई पूछे सर क्या है इसका मतलब, ध्यान सुनिएगा। पहले पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, आप सर राउल्स लॉ के हिसाब से क्या बोलते थे कि सर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये हो गया कि सर प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट ए काई होगा। प्रेशर ऑफ बी जो देखेंगे वो किससे ग्रेटर होगा, पी नॉट बी काई बी से होगा। इवन आप पी टोटल देखेंगे तो पी टोटल भी क्या आएगा सर, टोटल प्रेशर भी क्या आएगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से बड़ा ही आएगा। अब लोगों को दिक्कत आ जाएगी पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में देखो, नेगेटिव डेविएशन में एकदम चलो अपने हिसाब से सर यहाँ पर प्रेशर ऑफ ए नेगेटिव आएगा, कम आ जाएगा, जितना आप सोचेंगे उससे कम आएगा। पीबी की बात करेंगे तो पी नॉट बी काई बी हो जाएगा। और अगर मैं पी टोटल की बात करूं तो पी टोटल जो होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, पी टोटल भी क्या आएगा, इक्वल नहीं लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी हो जाएगा। यही होगा शायद पक्का। तो पी टोटल की वैल्यू ऐसे हो जाएगी। अच्छा देखो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन की बात चल रही है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात चल रही है। अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, ये टोटल प्रेशर कम होगा। अच्छा अब देखना पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है हमें, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुनना ध्यान से। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सर इसमें जो भी आप मिक्सिंग करने जाओगे तो मिक्सिंग करने जाओगे ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सचर देखिएगा ध्यान से, डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि सर देखिएगा यहाँ पर 1 लीटर प्लस 1 लीटर लेके जाएंगे दैट इज नॉट इक्वल्स टू 2 लीटर। ये क्या हो जाएगा मिक्सचर का सर, इट विल बी मोर देन 2 लीटर, मोर देन 2 लीटर। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हो रहा है, आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। वेपर प्रेशर जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा होगा तो आपका जो वॉल्यूम होगा, रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा मिक्स करने के बाद वो ज्यादा होगा। ये क्या होगा सर, एंडोथर्मिक होगा। एग्जाम हॉल में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, अगर इसके जस्ट अपोजिट देखें सेकंड नंबर पे तो डेल्टा एच मिक्सचर, इसके केस में नेगेटिव डेविएशन है लेस देन जीरो, मतलब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। सर इस रिएक्शन में आप देखेंगे डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन जीरो, सर इस केस में सर इसको क्या बोलेंगे कि 1 लीटर प्लस 1 लीटर दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 लीटर बट लेस देन 2 लीटर। इवन आप ग्राफ बना के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राफ बना दो कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये देखो ग्राफ, इसके केस में जो ग्राफ बनेगा, इसके केस में जो ग्राफ बनेगा, ये देखो देखिएगा, इसके केस में जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर सर ग्राफ क्लोज ग्राफ बनेगा। याद करो क्लोज ग्राफ हमने पहली बार बनाया है कहाँ पर, यहीं पर। काई बी की वैल्यू कितनी रख दूंगा 1, काई बी की वैल्यू यहाँ क्या होगी 0। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर काई ए की वैल्यू क्या होगी 0, काई बी की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पर काई ए की वैल्यू क्या होगी सर 1 और काई बी की वैल्यू क्या होगी 0। यही होगा सर। देखना एक बार, एक लाइन देखना अपने को, ये देखना। अगर मैं बोलता हूँ ये देखो, इसका लाइन उठा लो, ये देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन में क्या बनता था, ये बनता था आइडियल सॉल्यूशन में क्या बनता था, ये बनता था आइडियल सॉल्यूशन में, ये ग्राफ होता था पक्का। सर देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन में यही ग्राफ बनता था, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता था आइडियल सॉल्यूशन में। देखना स्ट्रेट लाइन फॉलो करता था, ये आइडियल सॉल्यूशन था। आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ को अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर पी नॉट बी होगा, यहाँ पर पी नॉट ए होगा और यहाँ पर पी नॉट बी होगा और यहाँ पर पी नॉट ए होगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है ये किसको दिखाई जा रही है, आइडियल सॉल्यूशन को। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब भाई साहब जो आप सोच रहे हैं ना, जो भी ग्राफ में आप सोच रहे हैं सबसे उससे ज्यादा ही वैल्यू जाएंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा ही वैल्यू जाएंगे। उससे क्या होगा, जितना आप सोच रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन मतलब उससे ज्यादा वैल्यू, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा। ये देखिएगा सर। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब सर जितना आप सोच रहे हैं, जो आप राउल्स लॉ से सोच रहे थे उससे नीचे ही वैल्यूज होंगी। देख लीजिए ग्राफ कहाँ को है सर, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ कहाँ को जा रहा है, देख लो ये बन जाएगा। तो देख लो पॉजिटिव डेविएशन मतलब देखो प्रेशर आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा, प्रेशर जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा। यहाँ उल्टा हो गया, प्रेशर जितना सोच रहे हो उससे नीचे, प्रेशर जितना सोच रहे हो उससे नीचे, प्रेशर जितना सोच रहे हो उससे नीचे आ गया। तो भैया देख लो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिवली का मतलब क्या हो गया कि सर आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा आ गया। पॉजिटिव डेविएशन मतलब बर्बाद हुए तो पॉजिटिवली बर्बाद हुए। होता है ना, जैसे अभी क्या होता है, जैसे इस क्लास में भाई कोई बोलता है सर क्लास को से रिजल्ट आता है इस बार, मतलब 2023 वाली नीट में पता चला बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, हर एक बैच से रिजल्ट आता है भाई। फॉलो करने वाली बात है और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात है। कोई बोले सर 2 दिन में चैप्टर, अरे भैया बाद में एक दिन छोड़ो, एक दिन में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, एक दिन में पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी, एक दिन में पूरा इनऑर्गेनिक हो जाएगा। सर वो कैसे आएगा, वो कैसे होगा सर, वो सारी आपकी चीज आपकी प्रैक्टिस पे तो होगा। तो ये देख लीजिएगा पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, राउल्स लॉ से जो आया उससे ज्यादा, जो आया उससे ज्यादा, जो आया उससे नीचे, जो आया उससे नीचे, जो आया उससे पक्का। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, वो नेगेटिव डेविएशन हो गया, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। ये जो ऊपर की लाइन है वो क्या बता रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है। अब कोई पूछ दे सर ऐसा क्यों हुआ, ये बंदा देखिएगा, ये बंदे को देखिए सर, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, वो नीचे चला गया, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन देखेंगे। तो अगर मैं रीजन बताऊं तो भैया रीजन क्या होगा देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। थर्ड पॉइंट सर ये पॉजिटिव डेविएशन था, इधर हमने क्या लिखा था, पॉजिटिव डेविएशन का पॉइंट। इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन का पॉइंट। इधर हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन के पॉइंट्स। ध्यान सुनना, अपने पास क्या होना चाह रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का पॉइंट क्या होगा कि सर यहाँ पर भी सर सॉल्यूशन तो वही बनेगा, ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, 2ab बनाएंगे। यहाँ भी सर ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, 2ab बना रहे हैं। दोनों में सॉल्यूशन सेम बन रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो इसका रीजन पता है क्या हो जाता है सर, आपका वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किस पे सर, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि आप इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, वीक होगा, तो आप ज्यादा वेपर्स बनाएंगे। तो यही बेसिक कांसेप्ट याद रखिएगा कि भैया वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो ऑर्डर देखेंगे वो ए का या फिर बी का ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। मतलब जो सॉल्यूशन बना वो वीक बॉन्ड का बन रहा है, इसीलिए सर पहले आप जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा वेपर्स लेके आ जाएगा ए बी वाला। क्योंकि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ऐसा कोई भी जगह, ऐसे कोई भी एग्जांपल जहां पर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाए, समझ जाइएगा कि भैया उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऐसी कोई भी जगह जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो जाए, इस केस में देखेंगे तो इसका रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, रीजन फॉर नेगेटिव डेविएशन यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग बन जाए। मतलब आफ्टर सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में जाके स्ट्रांग बॉन्ड बना ले, जो सॉल्यूशन में जाके स्ट्रांग बॉन्ड बना ले, उससे कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव। जैसे बोलते हैं ना कि भाई दोस्ती अपनी अच्छी होती है लेकिन जब कब ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाओ। अच्छा दोस्ती करी सर पढ़ा मिलकर पढ़ाई करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, अब जरा ग्रुप में इतना खो गए कि दिन भर स्टडी के नाम पे क्या चल रहा है कि भैया शाहरुख खान की मूवी आ रही है, सलमान खान का ये चल रहा है, वो चल रहा है, इंडिया इतना स्कोर मार दिया, वो इतना स्कोर जीत गया, अश्विन ने 500 लिए तो उसने 600 विकेट ले लिए, ये सब डिस्कशन चल रहा है। इतना भी नहीं, मतलब डेविएशन आप बॉन्ड बनाओ, ठीक है, दोस्ती करो, लेकिन किस टाइप की दोस्ती करो, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करो भाई, ठीक है ना, पॉजिटिवली डेविएट करो, ठीक है यार वो नहीं पढ़ाई करो उसको नाटक पढ़वा दो। अब ऐसा हो गया, मतलब एक दो बार साथ में सब डुबा दिया एक साथ, तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन और ये क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। दोनों के रीजंस क्या है अलग अलग, दोनों के रीजंस क्या है, बिकॉज़ इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या बनेगा, वीक बनेगा। तो ऑब्वियसली देखोगे सर जैसे ही थोड़ा सा हीट देंगे ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, उसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है क्योंकि साथ में डूब रहे हैं पक्का। तो सर ये देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मेजर रीजन क्या होता है। दूसरी चीज सर ये देख लो, पीए प्रेशर ज्यादा होगा, डेल्टा एच मिक्सचर। अच्छा किसी भी टाइप का सॉल्यूशन क्यों ना हो, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन क्यों ना हो, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, चाहे आइडियल हो, चाहे नॉन आइडियल हो, देखिएगा
हाँ, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसको थर्ड पॉइंट बोल देता हूँ, अब देखो पॉजिटिव डिवीजन के बाद अब हम लोग लाइफ में क्या आता है, फोर्थ पॉइंट पे देखोगे तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखो, चलो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलता है कि जिस पॉइंट पे, जिस टेंपरेचर पे आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर जो, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेंपरेचर एट विच जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यही होगा सर, जिस टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये अपने पास अगर हम इसको बात करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे कि सर ये हम लोग लाइफ में बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, जिस वेपर प्रेशर जिस टेंपरेचर पे उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, जिस टेंपरेचर पे इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड उसी को हम लोग बोल देंगे कि भैया तू क्या है, तू क्या है भाई, तो तू अपने पास अगर मुझसे बोल दिया जाए तो ये बोल दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब खुद से सोचो अगर आइडियल सॉल्यूशन था तो सर यहाँ पर था ना आपका वेपर प्रेशर, यहाँ से आपको हीट करके आपका वेपर प्रेशर यहाँ लेके आना पड़ता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन तो ये है। सर जिस टाइम पे आपका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाए उसी टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब ध्यान सुना, यहाँ से लेकर यहाँ आते और अब पॉजिटिव डिवीजन में देखो तो वेपर ज्यादा बन गए तो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी कौन अचीव करेगा, पॉजिटिव डिवीजन वाला आइडियल अचीव करेगा, कौन जल्दी अचीव करेगा। सर यहाँ से वेपर प्रेशर को यहाँ तक लेके आना डिफिकल्ट है, ज्यादा टेंपरेचर लगेगा, या इसको यहाँ से यहाँ इसको जल्दी लेके आ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव डिवीजन में ऑलरेडी वेपर ज्यादा बने पड़े तो जल्दी जल्दी वो किसको अचीव कर लेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में, सर इस केस में पॉजिटिव डिवीजन के केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो इसी को भी हम लोग जब एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट करना पड़ेगा ना, इसमें देखो थोड़ा सा हीट करेंगे टच कर जाएगा, अपना हो गया। तो ये पॉजिटिव डिवीजन है, वो नेगेटिव डिवीजन है। नेगेटिव डिवीजन में सोचो सर यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टेंपरेचर देना पड़ेगा, सर ऑब्वियस है ना, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, सर खूब सारा देना पड़ेगा, खूब सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके किसमें अचीव करेगा, सर नेगेटिव डिवीजन वाला, तब जाके अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर पाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इनके एग्जांपल्स की बात करें जहां पर भी देखो, जैसे एग्जांपल्स में बताता हूं तुम्हें, अगर वाटर प्लस अल्कोहल है तो देखना सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, अभी लिखवा भी दूंगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। वाटर प्लस अल्कोहल है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक पानी का मॉलिक्यूल चार वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल चार वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। अब लोगों को क्या लगता है, ऑर्गेनिक में जैसे पढ़ते हैं ना कि अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल, तो लोगों को लगता है अल्कोहल और वाटर में बॉन्ड बन जाता है तो इसलिए सर पॉजिटिव डिवीजन नहीं होगा, नेगेटिव डिवीजन होगा। नहीं, वाटर प्लस अल्कोहल पॉजिटिव डिवीजन दिखाएगा। क्यों, क्योंकि सर अल्कोहल अपने आप में होगा, अब वाटर के चार हाइड्रोजन बॉन्ड बने पड़े, जैसे ही उसके बगल में खुद सोचो ये रहा, इसके अराउंड चार वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ एच से बॉन्डेड लोन पे बॉन्डेड है। अब अल्कोहल लेके आए तो ऑब्वियस है वाटर के साथ छोटा वाटर मॉलिक्यूल आराम से चार बॉन्डेड था। अल्कोहल क्या होता है, बड़ा सर आरओएच होगा, कम से कम एक कार्बन का तो थोड़ा बड़ा होगा, सर उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देगा, कम कर देगा। और जहां बॉन्ड वीक हुआ, पहले वाटर चार बॉन्ड बना के बैठा था, अब जैसे ही अल्कोहल आएगा इसके वाटर के बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले चार थे, आज क्या हो गए, कम हो गए, तीन ही बन रहे, दो ही बन रहे, तो वाटर के बॉन्ड्स तो वीक हो गए ना सर, तो ये कौन सा डिवीजन शो करेगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वाटर प्लस अल्कोहल, लोग लगता है वाटर प्लस अल्कोहल क्या होगा, सर वाटर प्लस अल्कोहल होगा, नेगेटिव डिवीजन नहीं। हां, इसके एग्जांपल्स देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एग्जांपल्स देखिएगा, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, वाटर प्लस एसिड। क्यों भाई, वाटर प्लस एसिड क्या हो जाता है, सर देखो अगर कोई भी एसिड ले लो, मान लो HCl लेते हैं या HNO3 ले लेते हैं, ठीक है, HNO3 क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, HNO3 क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। पानी भी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। जैसे ही HNO3 पानी में गया, HNO3 किसमें टूट जाता है, H+ और NO3- में टूट जाता है, H+ और NO3- में टूटेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, अब क्या बनाना शुरू कर देगा, आयनिक बॉन्ड। तो मतलब क्या हो गया, स्ट्रांग बनेगा या वीक बनेगा, ऑब्वियस स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। अब स्ट्रांग बॉन्ड बना तो मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डिवीजन। स्ट्रांग बॉन्ड बना तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिवीजन। सर वीक बॉन्ड बना तो पॉजिटिव डिवीजन, वीक बॉन्ड बना तो पॉजिटिव डिवीजन, वीक बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव डिवीजन, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव डिवीजन। तो वाटर के अंदर एसिड डालते हो, सर वाटर के अंदर एसिड क्या बनाता है, वाटर के अंदर एसिड देखोगे तो क्या बनाएगा, वाटर के अंदर एसिड नेगेटिव डिवीजन बनाएगा, वाटर के अंदर एसिड नेगेटिव डिवीजन बनाता है, वाटर के अंदर अल्कोहल पॉजिटिव डिवीजन बनाता है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां भी बॉन्ड वीक हुआ, जहां भी बॉन्ड वीक हुआ उस साइड पे देखोगे, जहां भी बॉन्ड वीक हुआ। जैसे एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं ना भाई साहब, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं कि सर ये वाले एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखो ना, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन का मतलब ये देखिएगा सर, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एसीटोन में क्या है, लेकिन अगर वही एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दो, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन डाल दो, सर ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एसीटोन के अंदर इथेनॉल डालोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, बेचारे का पॉजिटिव डिवीजन आएगा। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर एसीटोन डालोगे तो अपने पास बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज़ इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन का मतलब ये हो गया, और ये दोनों क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो जहां बॉन्ड वीक स्ट्रांग हुआ नेगेटिव डिवीजन, जहां बॉन्ड वीक हुआ पॉजिटिव डिवीजन। बाकी एग्जांपल्स आपके सामने, एग्जांपल्स में और लिखवा देता हूं, एग्जांपल्स और बताता हूं, आपको याद रखना हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन के एग्जांपल्स ये आपको साथ में दिया हुआ है। हां, एनसीईआरटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर देता हूं कि सर डाइसल्फाइड, ठीक है, सी अपने पास वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल। अब देख लो, वाटर प्लस इथेनॉल, सर क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, बेंजीन प्लस एसीटोन, ये कुछ एनसीईआरटी के हाइलाइटेड एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे याद रखता हूं कि पॉजिटिव डिवीजन कौन करेगा, पॉजिटिव डिवीजन वो करेगा जिसके कारण बॉन्ड वीक हो रहा हो। जैसे आपको बोले सर कैसे, सर देखिएगा इथेनॉल है, इथेनॉल खुद से क्या कर रहा होगा, अपने मॉलिक्यूल्स में क्या बनाता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आराम से जिंदगी में सुखी था, खुश था अपनी जिंदगी में। लेकिन तुमने क्या डाल दिया, हेक्सेन। हेक्सेन क्या करेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, बस दो इथेनॉल अगर बेचारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठे होंगे, उनके बीच में घुस जाएगा, बोलेगा भैया हम भी हैं। ऑब्वियस है, इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, बॉन्ड क्या होगा, वीक हो गया, तो इसको कौन सा डिवीजन बोलेंगे, पॉजिटिव डिवीजन बोलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर भी आपका बॉन्ड वीक हुआ उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिवीजन। और जहां बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, देखिएगा जहां बॉन्ड स्ट्रांग हो गया वहां पर क्या हो जाएगा, जहां बॉन्ड स्ट्रांग हो गया वहां पर देख लो वाटर प्लस एसिड क्या हो जाएगा, वाटर प्लस एसिड क्या हो जाएगा, सर नेगेटिव डिवीजन। जिस साइड आपका बॉन्ड स्ट्रांग हुआ नेगेटिव डिवीजन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन के एग्जांपल्स ये सारे हैं। बाकी आप एग्जाम में देखो, अभी टाइम है, आप आराम से एक दिन दो दिन देखते रहो। एसिड प्लस बेस भी क्या होंगे, एसिड प्लस बेस क्या होगा, पॉजिटिव डिवीजन नहीं नेगेटिव डिवीजन। क्यों, क्योंकि एसिड प्लस बेस देखते ही दूसरे को क्या करते हैं, लिपट जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब यही तो जिंदगी है अपने पास, यही तो जिंदगी है, और इसीलिए ठीक है यही जिंदगी होती है। और इसीलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन जो होंगे, नेगेटिव डिवीजन वाले एसिड प्लस बेस क्या दिखाएगा, नेगेटिव डिवीजन दिखाएगा, एसिड प्लस बेस क्या दिखाएगा, नेगेटिव डिवीजन दिखाएगा। पक्का हो जाएगा सर। तो हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स पढ़ी, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लास्ट वाला। अब देखना ध्यान से, एक और थ्योरी में एक्चुअली एक और सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं, एक और सॉल्यूशन होता है नेगेटिव डिवीजन का। एक और चीज होती है जिसको हम बोल देते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या है, ध्यान सुना, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, सुनिएगा एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या है सर, ये ना इनको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। मतलब अगर मैं एजियोट्रॉप्स को बोलूं तो यहाँ पर कांस्टेंट
कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोल देते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स भी बोल देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स कहलाते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स कहलाते हैं। कैसे सर? एजियोट्रॉप्स को, एजियोट्रॉप्स क्या है सर? मिक्सचर्स फॉर्म्ड बाय मिक्सचर्स having same composition, mixtures having same composition, mixtures having same composition in liquid and vapor phase। सर जिनका composition same रहे, कहाँ liquid and vapor phase में, liquid and vapor phase में composition same रहे and boils at constant temperature, boils at constant टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करें? बॉयल करें। मतलब कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहे। याद करो राउल्स लॉ के हिसाब से लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या था? काई ए काई बी। ये क्या था? कंपोजिशन इन लिक्विड फेज था। भैया लास्ट क्लास कंपोजिशन इन लिक्विड फेज था। लिक्विड फेज में कंपोजिशन कैसे चेक करते हैं? इसी से चेक करते हैं, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। लेकिन अगर याद करो वाई ए और वाई बी, ये क्या था? लिक्विड नहीं, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन, लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन, काई ए काई बी वाई ए वाई बी। अगर सर जहां पर एजियोट्रॉप्स के केस में, इन केस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करेंगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में सर ये काई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वाई ए, और काई बी इज इक्वल्स टू व्हाट? वाई बी। और इन दोनों का कंपोजिशन सेम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? सेम होगा। कंपोजिशन भी सेम हो गया, कंपोजिशन भी सेम होगा, ऑब्वियसली कंपोजिशन सेम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? सेम है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सर इनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय डिस्टिलेशन। क्यों? डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होती है कि सर हीटिंग कीजिए, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, उसके वेपर्स को साइड में कर लीजिए, डिस्टिल कर लीजिए, डिस्टिलेशन सेपरेट आउट कर लीजिए। एजियोट्रॉप्स को आप डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब बॉयल करोगे तो दोनों के ही वेपर्स बनेंगे, आप किसी को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, आप किसी को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। पक्का? सर यहां पर ध्यान से देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, दो टाइप के एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। दो टाइप के एजियोट्रॉप्स कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा, टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कैसे? तो एक को बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सर, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के लिए ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है। अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझा हुआ है तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किस केस में था? भैया बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किस केस में था? बताएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहां इंक्रीज कर रहा था? वहां था ना। मैक्सिमम किस में था? नेगेटिव डेविएशन में। क्यों? क्योंकि सर देखिए ना, मान लीजिए आइडियल है, ये नीचे नेगेटिव डेविएशन, ऊपर क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा? नेगेटिव डेविएशन में। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एग्जांपल के लिए कुछ नहीं करना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब कौन से एजियोट्रॉप्स? सर ये कौन से हैं? जितने भी नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ वाले जितने भी लोग होंगे, राउल्स लॉ शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये क्या बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन बनाएगा? तो सर जितने भी लोग पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, क्योंकि आपका ज्यादा हो जाएगा ना। फिर से एक बार एग्जांपल याद करो, चलो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक बात बताना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में अगर मैं तुमसे बोलूं कि काम करो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया? सर वाटर प्लस एसिड क्या बनाएगा? नेगेटिव डेविएशन है तो ये मैक्सिमम, और वाटर प्लस अल्कोहल क्या बनाएगा? तो सर ये पॉजिटिव डिवीजन वाला है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया आपके पास। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? जिनको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोलते हैं, जिनको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या ले लेंगे कि सर ये अपने पास एजियोट्रॉप्स बन जाएंगे। पक्का हो जाएगा सर? फटाफट देखो कर लेंगे। चलिए कंपोनेंट्स, ये एक लाइन है, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी लाइन है। ये कंपोनेंट्स हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन से। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियस है कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है, लिक्विड और वेपर फेज में सेम होती है, तो ऑब्वियस है इसीलिए इनको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा दूसरी चीज सर, इनकी अगर बात करें क्वेश्चंस को देखो तो क्वेश्चंस देखिएगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अभी एग्जांपल दिया था कि सर ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या बनाते हैं? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रांग बॉन्ड बना नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो 10 ml प्लस 50 ml जब मिलाओगे तो इज इक्वल्स टू 60 ml तो नहीं होगा। नेगेटिव डेविएशन बनेगा तो मतलब आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेस देन 60 ml। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, नेगेटिव डेविएशन होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज, बॉइलिंग पॉइंट किसी का कैसे डिफाइन होता है? जब आपका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसके अलावा बबल्स वॉल्स नहीं होता। ध्यान सुनिएगा सर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी इज 200 टॉर। ये दिया हुआ है पी टोटल। अगर हम नॉर्मल निकालने जाते तो पी टोटल निकाल के चेक कर लें। राउल्स लॉ के हिसाब से पी टोटल निकालते तो कैसे निकालते? पी नॉट काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी निकालते, और इसकी वैल्यू कितनी आती? 150 इंटू 1/3। इसकी वैल्यू कितनी आती? सर 240 इंटू 2/3। सर देखेंगे ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 160। कितनी वैल्यू आ गई? 210 टॉर आ गया, 210 टॉर आ गया। सर राउल्स लॉ के हिसाब से कितना आना चाहिए? 210 टॉर। आपका प्रेशर कितना आ रहा है? 200। इसका मतलब आप कौन सा, आप जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? उससे कम आ रहा है। मतलब सर यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन नहीं है, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव डेविएशन है। देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं? तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इस चेक कर लो कि भैया राउल्स लॉ के हिसाब से कितना आएगा और उसके हिसाब से आंसर निकाल दो। राउल्स लॉ के हिसाब से जो आएगा वो आइडियल सॉल्यूशन है, उससे कम आया तो नेगेटिव डेविएशन, उससे ज्यादा आया तो पॉजिटिव डेविएशन। देखो भाई इस तरह क्वेश्चन है तो फटाफट ये कहां से है? सर राउल्स लॉ से आया, राउल्स लॉ से चेक कर लो। पक्का चलो देखो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन 2019 का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? द क्वेश्चन व्हिच फॉर्म्स दैट द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम मतलब क्या हो गया? फटाफट सोच लो कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन वाटर प्लस अल्कोहल में आता है क्या? नहीं, पॉजिटिव आता है। समझ दिख गया यहाँ पे वाटर प्लस एसिड दिख गया। मैं सीधा आंसर क्या मार दूंगा? डी मार दूंगा। बाकी लोगों को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं। ये क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? आइडियल बनाएगा। इसकी बात करें तो ये सब लोग क्या बनाएंगे? नेगेटिव डेविएशन सॉरी पॉजिटिव डेविएशन, ये भी क्या बनाएंगे? पॉजिटिव डेविएशन हो गया। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। पक्का। अच्छा यहाँ पर अब देखना थोड़ा ध्यान सुनना, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या है? जैसे मान लो वेपर प्रेशर है। अब वेपर प्रेशर को ना प्रेशर ऑफ गैस नहीं बोलते, मतलब प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो कर रहा होता है। वेपर प्रेशर क्या है कि सर किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं। वेपर्स और गैस में डिफरेंस है। गैस क्या होती है? नेकेड आई से नहीं दिखती, आप एयर को नहीं देख सकते। मेरे हाथ आपके और इस कैमरे के बीच में बहुत सारे एयर है, मॉलिक्यूल्स दिख नहीं रहे। वेपर्स क्या होंगे? दिख जाएंगे आपको। वेपर्स होते हैं नॉर्मल ऐसे कभी चाय बनाते हैं देखा, दूध को बाहर देखा, वेपर्स बनते हुए देखे होंगे आपने, या कभी मतलब आप ठंडी में सांस लेते हो छोड़ते हो तो आपको दिखेंगे वेपर्स बनते हुए। गैस और वेपर्स में डिफरेंस है। गैस क्या होता है? नेकेड आई से नहीं दिखता। वेपर्स क्या होता है? नेकेड आई से दिख जाता है, आप खुली आंख से देख सकते हो। तो वेपर प्रेशर क्या है कि सर वेपर प्रेशर इज नथिंग, वीपी हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं। और वीपी क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से कि सर वीपी इज नथिंग, वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय
वेपर्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, वेपर्स ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, वेपर्स ऑफ लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो वेपर प्रेशर की बात की जाए, सोचो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा सर, जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहां के मॉलिक्यूल जिस लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हुआ उसका वेपर सबसे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एक सीधी सी बात बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों? क्योंकि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, मतलब आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके वेपर्स उस लिक्विड के वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल होगा। सर वेपर प्रेशर की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा है तो उसको बॉयल होने में टाइम लगेगा, उसके वेपर्स बनने में टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली उस केस में उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। लेकिन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, टेंपरेचर बढ़ाओगे सर, डायरेक्ट टेंपरेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर क्या बढ़ेगा, अपने पास बढ़ता चला जाएगा। तो वेपर प्रेशर मेनली देखोगे तीन चीजों पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट और टेंपरेचर पे। अच्छा एक चीज और, अगर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर कोई भी लिक्विड लेते हैं, प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड होगा, अगर अकेला लिक्विड है, ध्यान सुना, तो सर अकेला लिक्विड है, ध्यान देखिएगा, अकेला लिक्विड है सर, सिर्फ ये लिक्विड है, तो ऑब्वियस है इसको हीट दोगे, जो भी हीट दोगे सर पूरा का पूरा इसी को मिल रहा है, तो इसके वेपर्स क्या होंगे, जितने भी बनेंगे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अगर मान लो ए लिक्विड है तो ए लिक्विड के इसके वेपर प्रेशर को क्या बोल देंगे, P0 बोल देंगे। प्योर कंपोनेंट अकेला है तो ऑब्वियसली उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, मान लो ये ए था और इसके अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, अब मैंने इसके अंदर A + B कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे ए के या कम बनेंगे? सोचो, जितना भी पढ़ा है सर, ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि सर अकेले थे आप, जब प्योर अकेले थे आप, चाहे सॉलिड हो चाहे सॉल्वेंट हो, जब आप अकेले होते हो सारा हीट आपको मिल रहा है, सारी एनर्जी आपको मिल रही है, आप ज्यादा वेपर्स बना रहे हो। लेकिन अगर आप दो लोगों के साथ आ गए तो आपके वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम। अब देखोगे तो इसको मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ ए, और ये प्रेशर ऑफ ए क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। लेकिन ये जो P0 ए था ये क्या कहलाएगा सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जब अकेला ए था तो उसके टाइम पे इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, चलो सोचो, P0 ए और PA में ज्यादा कौन होगा सर, हमेशा प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। पक्का? तो सर आप जब भी देखते हो, आपको एक सिंपल सा एक लाइन यूज कर रहा हूं कि अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे, कोई भी बंदा होगा उसके साथ किसी को जोड़ दोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कभी ज्यादा लगे ना तो चाय बनाते टाइम देखोगे चाय के जो वेपर्स बनते हैं या दूध के वेपर्स बन रहे होंगे ना, एक काम करना उसके अंदर चीनी डाल देना, नमक मत डालना भाई, चीनी डाल देना, जैसे चीनी डालोगे देखो उसका वेपर सडनली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब चीनी का पार्टिकल जाके कहां बैठ गया, सरफेस पे। अब हीट वही सेम हीट, आप हीट में कुछ भी मत चेंज करना, जब दूध का वेपर ऊपर आ रहा हो या चाय का वेपर ऊपर आ रहा हो, आप चीनी डाल के देखना, सडनली उसका वेपर नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। सर अगर आप अकेले हो तो आपके वेपर्स ज्यादा होंगे, लेकिन जैसे आपने कुछ मिक्स किया आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पक्का? अब सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो भाई सॉल्यूट डालने पे फ्लक्चुएट करती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे और उन्हीं प्रॉपर्टीज का नाम होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये चार प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, चार ही प्रॉपर्टीज और चारों के चारों कुछ नहीं, बेसिक चीजें हैं और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो सर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसकी बात की जाए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ solution, property of solution, property of solution, property of solution, qualitative property of solution is defined as property of solution which depends on, ध्यान सुनिएगा, which depends only on सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, रिएक्टिविटी और साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उसी को क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ध्यान सुनना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास चार टाइप के मिलेंगे। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन-कौन सी हैं, तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है कौन-कौन सी। तो सर पहली चीज अभी जस्ट पढ़ा है, बस इसको नाम लिख रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका नाम क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग मतलब अभी जस्ट पढ़ा कि कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे वेपर प्रेशर क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा, तो इसको हम लोग क्या देते हैं, RLVP बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, RLVP बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड वन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोल देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा टीबी। सर ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी। ऑब्वियस वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड वन, अगर थर्ड वन की बात की जाए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। और फोर्थ वन जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है जिनको हमें पढ़ना है, और इनके तीनों के तीनों, पहले तीनों जो होती हैं वो रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब इनमें हम चेंजेस देखते हैं, लेकिन जो लास्ट वाली होती है वही हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। ये अपने पास भैया इनकी एक्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें क्या चेंज देखना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये रिलेटिव चेंज देखते हैं, और ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसलिए हम आज के टाइम पे ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। पक्का चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान सुनिएगा, पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान सुनिएगा, RLVP की अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सुनिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर प्योर कंपोनेंट है, अगर मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये देखिएगा, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सर कितना बन जाएगा, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, P1 नॉट। क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 1, तो प्योर सॉल्वेंट 1 का बनेगा। अगर मैं इसी का सॉल्यूशन का बना दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा बना दूं, अब इसी के अंदर A + B बना दूं या 1 के साथ 2 डाल दूं, 1 + 2, 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट और 2 मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट। तो तुम्हें भी पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अब उतना नहीं रहेगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, P1। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या इन सॉल्यूशन, या फिर ऑब्वियस सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो इसी को क्वेश्चन में हो सकता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख दिया जाए। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अगर आप अकेले हैं तो सॉल्वेंट है, आपका वेपर प्रेशर कितना होगा, P1 नॉट, बाद में कितना होगा, P1, क्यों, क्योंकि आपका कम हो गया। अच्छा कोई बोले सर सॉल्यूट का क्यों नहीं ले रहे, भैया सॉल्यूट बहुत लेस क्वांटिटी में होता है तो हम उसके ऊपर ना कंपेयर करके हम किसको कंपेयर करेंगे, सॉल्वेंट के ऊपर, क्योंकि सॉल्यूशन का मेजर पार्ट क्या है, सॉल्वेंट, हम उसके ऊपर देखेंगे। एक बात बताइएगा सर, इतना तो पता चल गया कि P1 की वैल्यू लेस देन P1 नॉट होगी, ये तो पहले से ही पता है। P1 की वैल्यू कितनी होगी, चलो P1 की वैल्यू बताओ, तो सर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ,
ये कहां से पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होगा? तो सर ये लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब देखिएगा, अगर देखिएगा इसके बारे में बात करो, P1 इज लेस देन P1। सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात की जाए, कितना वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात की जाए तो सर पहले कितना था? इतना, बाद में कितना हो गया? इतना। सर ये किसके इक्वल हो गया? P1 नॉट माइनस P1 नॉट काई 1 लिख सकते हैं, यही होगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट काई 1। या फिर इसी को कॉमन ले लो तो P1 नॉट 1 माइनस काई 1 लिख सकते हो। श्योर हो? देखना एक बार ध्यान से सुनना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब मुझसे किसने बोल दिया, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर ये वेपर प्रेशर लोअरिंग, मुझे क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग। अच्छा इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल सकते? इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल सकते लोअरिंग वेपर प्रेशर को? सर क्योंकि ना ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे? P1 नॉट काई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है काई 1 प्लस काई 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। काई 1 प्लस काई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो सर 1 माइनस काई 1 को क्या लिखेंगे? काई 2। ध्यान से रखिएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर इसको डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट काई 2 लिख सकता हूं। सर ये अपने पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट कर देता हूं एंड दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे? सर हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सर इनिशियली कितना वेपर प्रेशर था, प्योर कंपोनेंट का कितना था, तो रिलेटिव चेंज निकाल रहे हैं कि सर कितना कम आया एज कंपेयर्ड दिस। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नथिंग, ये क्या हो जाएगा? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। डेल्टा P अपॉन P1 नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? काई 2 अपॉन N2 प्लस N1। देख लो, इसी को याद रखिएगा, इसी को याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फार्मूला होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फार्मूला होता है दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट दैट इज इक्वल्स टू काई 2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। पक्का हो जाएगा। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यही हम लोग को याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज और, ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन ध्यान सुनना, इन केस ऑफ ध्यान सुनना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये फार्मूला आप यूज करेंगे जबरदस्त न्यूमेरिकल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सर N1 इज वेरी मच ग्रेटर देन N2, मतलब सर N1 प्लस N2 को आप क्या ले सकते हो? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू N1 ले सकते हो। जब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जाए, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ मोल्स N1 का बहुत ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट के नंबर मोल्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में या फिर बहुत डाइल्यूट देखना है तो एक तो ये तरीका हो गया कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे पहचान लो, या फिर अगर मैं बोल दूं सर काई 2 की वैल्यू बहुत छोटी आ जाए, क्यों? क्योंकि सर N2 अपॉन N1 की वैल्यू बहुत छोटी आ जाए, जब काई 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत छोटी आ जाए, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानना है तो आप क्या बोलोगे? सर डेल्टा P चेंज इन प्रेशर बहुत कम आए, मतलब आपका वेपर प्रेशर चेंज ही नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, तो उस केस में इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 2 3 तीनों केस में से आप देख लीजिए तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फार्मूला होता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट दैट विल बिकम N2 अपॉन N1, या फिर हम लोग अगर मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन ये करें तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आ जाएगा? लेकिन ये नॉर्मल फार्मूला है, हर एक जगह अप्लाई करना है, किसी भी टाइप का वेपर प्रेशर डिक्रीज करे तो ये कब अप्लाई करोगे? ये सिर्फ कब अप्लाई करोगे? जब ये तीन कंडीशंस में से कोई सेटिस्फाई करे, जब आपका वेपर प्रेशर थोड़ा सा चेंज होगा तभी आप ये यूज करोगे, तभी आप ये यूज करोगे, अदरवाइज यूज नहीं करोगे, अदरवाइज यूज नहीं करोगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सर नॉर्मल फार्मूला ये है, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन उन तीन कंडीशन में आप N2 अपॉन N1 प्लस N2 ना करके N2 अपॉन N1 कर देते हो। पक्का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये सिंपल सा सिद्धांत है कि आप जैसे ही सॉल्यूट से सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? रिलेटिवली कितना डिक्रीज होगा? दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर N2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में N2 अपॉन N1 आ जाता है, क्यों? क्योंकि सर ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो है चलिए ये बताइए क्या होगा? सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हर एक आदमी का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, कौन किसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा? सर वेपर प्रेशर क्या पढ़ा आप लोगों ने कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। भैया वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट है, कैसे सर? कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप खुद बताइए कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि सर वेपर प्रेशर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसके वेपर्स बनने के चांसेस कम होंगे, तो सर सबसे कम जिसका वेपर बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम किसका है? सर CH3OH का सबसे कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट होगा। हो गया, बना दो। ये देखिए 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू 3 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब N2 की वैल्यू 1 है, N1 की वैल्यू क्या है? 3 है। चलो फिर ये बताओ ये डाइल्यूट सॉल्यूशन लग रहा है या नॉर्मल सॉल्यूशन है? इसको डाइल्यूट मत बोल देना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जब बहुत बड़ा गैप हो, 3 और 1 में बहुत बड़ा गैप नहीं है सर, ये डाइल्यूट नहीं है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सुनना, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली जल्दी हम लोग क्या करते हैं कि सर यहां पर क्या कर देंगे, ए भाई सुनना आराम से, क्या करते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया गया था? ये P1 बताया गया था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या था? P1 नॉट। सर एक बात बताऊं, P1 अपॉन P1 नॉट की वैल्यू क्या होगी? सर सीधा सीधा बात है, P1 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? P1 नॉट काई 1 की इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि सर राउल्स लॉ यही तो बोलता है, राउल्स लॉ यही तो बोलता है, राउल्स लॉ क्या बोलता है? यही तो बोलता है P1 इज नथिंग, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट काई 1। एक बात बता दो, P1 अपॉन P1 नॉट इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूं? काई 1, और अब निकाल दो N1 प्लस N2। सर सबकी वैल्यूज दी हुई हैं 3 अपॉन सर 1 प्लस 3, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 3/4। जो लोग गलती से कुछ और सोचेंगे उनका आंसर इजी क्वेश्चन का भी गलत हो जाएगा, जिनको हमेशा होता है ना डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, जो लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहें। सर ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या बताया? देखना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या लिखवाया था P1। भैया साथ साथ बने रहो, साथ साथ बने रहो, बोल रहा हूं भैया क्रैश कोर्स में होते ये नहीं कि सर कोई भी टॉपिक छूटेगा। हाँ ये है कि भैया प्रैक्टिस आपको खूब सारी करनी है ताकि आप चीजें कर सको। ये देखिएगा सर क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत लेंथी सा नहीं है, लेकिन हाँ देखने में किसी को डर लग सकता है कि अरे भैया ये क्या थमा दिया सर। फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.2, मतलब RLVP की वैल्यू दी हुई है, RLVP की वैल्यू दी है, कितनी दी है सर? 0.2। और मुझे पता है इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं क्या? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है क्या? RLVP की वैल्यू क्या होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं क्या सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन 0.2 होगा क्या सर? 0.2 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.2 होगा क्या? नहीं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हटा दो, फोर्थ वाला ऑप्शन हटा दो, देखो फोर्थ ऑप्शन हटा दो, बचा क्या? 1 2 3। सर ये देख लो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है, तो फर्स्ट होना ही चाहिए। सर आंसर कितना आ जाएगा? 1 और 3। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आप सिंपल दिमाग लगाइए। सर क्वेश्चन में क्या दिया गया? RLVP का फार्मूला दिया गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला गया है। जब RLVP बोला जा रहा है कि वो किसके इक्वल है? RLVP बोला जा रहा है कि सर 0.2, तो उसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहला स्टेटमेंट सही, तो पहले स्टेटमेंट से निकाल लो, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर सर फोर्थ स्टेटमेंट गलत, क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू सर 1 माइनस 0.2, 0.8 हो जाएगा। सर देख लो, तो गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन हटा दो, गलत हो गया सारा, पक्का हो जाएगा सर। ये देखिएगा
इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा जहां पर 18 ग्राम ग्लूकोज, न्यूमेरिकल्स भी जिन लोगों को लगता है न्यूमेरिकल्स भी आ गए, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। सर ये क्या है? सर ये क्या है? सॉल्वेंट है। इसके मोल्स कितने होंगे? 178.2 डिवाइड बाय 18 करेंगे और इसके मोल्स कितने होंगे? सर इसके मोल्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 8 180, ये N2 हो गया कितना? 0.1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है? 18 10 9.9 ले लेते हैं, यही आएगा 9.9 करके देखो, उसी के आसपास आ जाएगा। ठीक है 9.9 ही आएगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से 9.9 ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि 178.2 डिवाइड बाय 18 9.9, ठीक 9.9 आ जाएगा। सर अब देखना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एबव सॉल्यूशन, मतलब सर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, P1 निकालना है, P1 निकालना है। अब P1 कैसे निकालूं? सर P1 कैसे निकालूं? तो एक बात बताओ, P1 कैसे आएगा? सर P1 की वैल्यू कैसे निकालूं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूं? तो सर मुझे एक चीज पता है, P1 की वैल्यू कितनी होती है? सर P1 नॉट Chi1 होती है। अब सर P1 नॉट कितना लूं? ध्यान सुनना, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। P1 नॉट की वैल्यू नॉर्मली कितनी दी जाती है? जब आपको कुछ नहीं दिया है तो वाटर का नॉर्मल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कितना ले लेंगे? 760 टॉर ले लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Chi1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 760 इंटू इसकी वैल्यू 9.9 अपॉन 9.9 प्लस 0.1, मतलब ये 760 इंटू 9.9 अपॉन क्या आ गया? 10 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 76, मतलब थोड़ा सा कम 750 76 यार, क्या ही तो कर देते हैं कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा? 9.9 इंटू 76 752.4 आ जाएगा, 752.4 टॉर आ जाएगा। देख लो, ये कोई बोले 760 कैसे आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी आपको कुछ नहीं दिया है तो आप क्या ले लोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लोगे। आप कुछ क्या ले लोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लोगे। तो अगर आपको वेपर प्रेशर क्वेश्चन आता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो आप सॉल्व करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। लेकिन अगर नॉर्मल आता है कि प्रेशर सॉल्यूशन बताओ, प्रेशर सॉल्यूशन तो राउल्ट लॉस हो जाएगा ना यार, क्यों फिर मेहनत करनी है? राउल्ट लॉस से कर लो पक्का। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो डिसोसिएट नहीं करते नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन 90 ग्राम वाटर एट अ पार्टिकुलर टेंपरेचर इज दिस। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस। सर ये क्या है? P1 नॉट है। P1 नॉट कितना है? 3000 है। और P1 की वैल्यू कितनी दी है? सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू कितनी दी है? ये सर डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर मल्टी डिवाइड करोगे, डेल्टा P की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, 3000 रुपए के साथ 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, इतना कम चेंज हो रहा है। इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? हम लोग क्या बोल देंगे? ये कौन सा सॉल्यूशन है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मतलब अब जब हम फार्मूला यूज करेंगे, अगर हम जो फार्मूला यूज करेंगे तो हम फार्मूले में क्या यूज करेंगे? ध्यान सुनना, फार्मूले में डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज नथिंग N2 अपॉन N1 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय दिस। सर N2 का फार्मूला W2/M2, N1 का फार्मूला W1/M1। सर ये देखिएगा, डेल्टा P की वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 3000, दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास इलेक्ट्रोलाइट का कितना है एंड ये मोलर मास हो गया इनटू M1 की वैल्यू कितनी हो गई? मोलर मास फर्स्ट वाली कितनी हो गई? फर्स्ट वाली की मोलर मास निकालेंगे, वाटर है सॉल्वेंट का, और ये 90, तो देखेंगे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 18 5 M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3000/15, ये कितना हो गया? 200, कितना हो गया? 200, कितना हो गया? 200, क्या हो जाएगा? 200। मोलर मास निकाल दो। ये कैसे डिसाइड किया? तो सर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, तीन कंडीशन बताई थी, जब इसके मोल्स बहुत कम हो, सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम हो, या फिर चेंज इन वेपर प्रेशर बहुत कम हो, या फिर आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाए? बहुत कम आ जाए, तो आप चेंज इन मतलब उसको क्या मान लेते हैं? बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेते हैं पक्का। चलो अब देखना अपने पास, अब सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे? ये देखिएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्यों? उसका रीजन बताऊंगा अभी। ये देखो अपने पास, ये देखो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। कैसे? ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए, ये होता है पहला, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, आपका अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, अगर आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डेल्टा TF बोल देंगे। ये क्या कहलाएगा? डेल्टा TF कहलाएगा, डेल्टा TF कहलाएगा। ध्यान सुनना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, इन दोनों में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? ध्यान से देखिएगा क्या क्या होगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। सुनना सर, ये दोनों के दोनों जो प्रॉपर्टी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? मोलालिटी होती है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होगी, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मोलालिटी को KBM लिख देंगे। इसमें भी देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होती है, और इसीलिए डेल्टा TF को हम लोग क्या लिख देंगे? सर KF into M लिख देंगे। वेयर KF इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम क्या देते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मैं डेल्टा इसकी बात करूं KB की, वेयर KB इज नोन एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग बोल दिया जाता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दोनों में से कोई नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना अपने पास डेल्टा TB और डेल्टा TF, डेल्टा TB और डेल्टा TF दोनों का फार्मूला एक्जैक्टली सिमिलर है। मतलब आप डेल्टा TB बस कांस्टेंट अलग अलग है। अगर मोलालिटी का फार्मूला आप सही से पुट करो तो शायद दोनों का फार्मूला भी देख के बस एक टर्म अलग है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा? वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा? सर ये सिर्फ और सिर्फ KB। और यहाँ पर इसी को देखोगे, डेल्टा TF को देखोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? KF into W2/M2 into 1000/1000 W1, यही आएगा, यही होगा। दोनों का फार्मूला सिमिलर है। ये आखिर होता क्या? पहले तो ये फार्मूला बता दिया मैंने, लेकिन आता कैसे है? बॉइलिंग पॉइंट चेंज कैसे होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है? इसके लिए थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा देखिएगा, ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखो, अगर मैं बोलूं कि ये क्या है अपने पास, ये है प्रेशर की लाइन और ये क्या है? टेम्परेचर का। ठीक है, देखना ध्यान से। अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, सिमिलरली यहां पर भी ये क्या हो गया? प्रेशर का लाइन, और ये क्या हो गया? टेम्परेचर का। ये कौन सी लाइन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। ठीक है, दोनों का ग्राफ देखिएगा। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जहां पर आपका वेपर प्रेशर, बॉइलिंग मतलब टेंपरेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा, जहां पर जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाए। अगर प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं तो जहां पर जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाए, सर उसी पॉइंट को, उसी टेंपरेचर को हम लोग क्या बोल देंगे? सर बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। उसी टेंपरेचर को हम लोग क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। सर ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर होगा, प्योर सॉल्वेंट है, अकेला सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं। जाके कहां टच कर रहा है? यहां पर। कैसे हुआ? क्योंकि सर जहां पर जाके जिस टाइम पे इसका वेपर प्रेशर, जिस टाइम पे इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सर ये क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन प्योर सॉल्वेंट के बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्योर सॉल्वेंट और अगर लिक्विड सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना होगा, सॉल्यूशन जैसे बनाऊंगा, ग्राफ नीचे से क्यों आएगा?
ये बताओगे अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जैसे ही सॉल्यूशन डालते हो, सॉल्यूट जैसे ही डालते हो, योर सॉल्वेंट होता है, जैसे ही उसके अंदर सॉल्यूट डालते हो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट का ग्राफ अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन का ग्राफ ऊपर ना करके कहां होगा? नीचे ही होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा कहां रहने वाला है? नीचे। रीजन उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये देख लो सर, अब देखोगे यहां पर ये कौन सा है सर? ये देखिएगा, ये पुराना बॉइलिंग पॉइंट है, ये नया बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है सर। ये देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्या? इसी को क्या बोल देंगे? डेल्टा टीवी बोल देंगे सर। देखिए ना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्या? देखिए पहले इतना बॉइलिंग पॉइंट था, अब आपका नंबर लाइन पे देखेंगे टेंपरेचर के तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसी डेल्टा टीवी को डायरेक्टली पोर्शन टू मोलालिटी बोल सकते हैं। अगर कोई बोले सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ तुमसे कोई बोल दे कि सर इसको अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे और ये क्या हो गया? टीवी डैश, तो सर इस वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। तो देख लो ग्राफ वाइज कैसा होगा। अच्छा कोई बोले सर सॉल्यूशन की अगर मोलालिटी बढ़ाएंगे तो ग्राफ किधर को शिफ्ट करेगा? जितना ज्यादा मोलालिटी बढ़ाओगे उतना डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। मतलब जितना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ग्राफ क्या होगा? और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। जितना नीचे आएगा उतना पीछे जाएगा। पक्का? तो सुनिएगा, ये देखिए यहां पर जब फ्रीज करने की बारी आती है तो फ्रीज करते टाइम अब हम टेंपरेचर बढ़ा नहीं रहे, हम टेंपरेचर कम कर रहे हैं। अब हम बढ़ा नहीं रहे, टेंपरेचर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा लाइन खींच देता हूं, ये होता है सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन। सॉलिड सॉल्वेंट मतलब इस पॉइंट को आप टच करोगे तो सॉलिड सॉल्वेंट कहलाओगे। देखिएगा अब देखना ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, अब कम कर रहा है क्योंकि टेंपरेचर फ्रीजिंग पॉइंट की बात है। सर ये प्योर सॉल्वेंट है, अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो कैसे डिक्रीज कर रहा है? देखिए उसका टेंपरेचर क्या कर रहा है? धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो देखिएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? ये उसका पहला फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। ये प्योर फ्रीजिंग पॉइंट हुआ कि जिस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए सर? सॉलिड सॉल्वेंट या जिस टाइम पे वो किसको टच कर जाए? सॉलिड सॉल्वेंट को टच कर जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेंपरेचर है जहां पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट करना शुरू करेगा? सॉलिड में। मतलब उस टाइम पे जो लिक्विड होगा वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? सॉलिड के साथ। उस टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूशन करेंगे फिर से यही कांसेप्ट अपनाइए। सॉल्यूशन में क्या होगा सर? सॉल्यूशन में आपका देखेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन सर सॉल्यूशन में जाएंगे तो ऑब्वियस आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन केस में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में आपका ग्राफ कहां जाएगा? नीचे। और जब नीचे आएगा तो कहां टच करेगा? कहां कांटेक्ट करेगा? यहां पर कांटेक्ट करेगा। देखिएगा अब की बार बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है। पीछे की तरफ आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। डिप्रेशन डेल्टा टीएफ। अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बताइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एक काम कीजिए, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है उसमें क्या ऐड करेंगे? डेल्टा टीबी ऐड कर देंगे। यही करेंगे ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में जितना ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे सर? इसमें ये ऐड कर देंगे। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या लगता है आपको? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में सर जो आपका पहले का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें आप क्या करेंगे सर? डेल्टा टीएफ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर अब आपका डिक्रीज कर रहा है। अब आप कहां जा रहे हो? पीछे की तरफ जा रहे हो। कहां जा रहे हो? पीछे की तरफ जा रहे हो। अब आप कहां जा रहे हो? पीछे की तरफ जा रहे हो। ये जो गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ बोलते हैं। अब आप पीछे की तरफ जा रहे हो। ये पहले का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो याद रखिएगा जब आपका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए, जब आप सॉल्यूट डालते हो तो सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इसी कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ग्राफ को देख लीजिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसके क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं। फिर से मैं पूछता हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा करूंगा सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट जितना आगे बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही बेचारा कहां चला जाएगा? पीछे चलता जाएगा। पक्का श्योर हो? यहां देख लो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं मोलालिटी की बात कर रहा हूं तो अच्छा केबी और केएफ की बात कर लेते हैं। देखना केबी क्या होता है? केबी क्या है? फिर से देखना ध्यान से। केबी क्या है? तो सर मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या है? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या है? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। केबी की वैल्यू देखोगे तो केबी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होती है, दैट इज आर टीवी स्क्वायर 1000 टाइम्स डेल्टा एच। सर डेल्टा एच टीवी स्क्वायर एम और डेल्टा एच ये क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन। सर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये क्या होती है सर? ये क्या होती है? डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट। मतलब इसको सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करना है, किसी और पे डिपेंड नहीं करना होता है। टीवी क्या है? तो सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का। सर एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब वेपराइजेशन करने में जो एंथैल्पी आती है, वेपराइजेशन एंथैल्पी यही होगा, वेपराइजेशन एंथैल्पी। तो केबी की वैल्यू क्या होती है? मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट आर टीवी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट। टीवी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एम इज मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, डेल्टा एच ये सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। केबी की वैल्यू पूरी सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। सॉल्यूट से इसको कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर मैं केएफ की बात करूं तो केएफ की बात करूंगा तो केएफ की वैल्यू क्या होती है? मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और अगर इसकी बात करूं तो ये पूरा का पूरा केएफ की वैल्यू भी देखी जाए तो केएफ की वैल्यू होती है आर टीएफ स्क्वायर एम अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा एच फ्यूजन एंथैल्पी वेयर TF is freezing point of solvent सर M is molar mass of solvent। सब कुछ सिमिलर सा हो गया, बस यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए दोनों को पैरेलली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों में देखो बस थोड़ा सा चेंज है। वहां पर फ्यूजन के यहाँ पर वेपराइजेशन एंथैल्पी थी, यहाँ पर देखो वेपराइजेशन एंथैल्पी है, यहाँ पर क्या होती है? फ्यूजन एंथैल्पी। वेपराइजेशन एंथैल्पी मतलब जब आप लिक्विड से कहां जाते हो, लिक्विड से अगर गैस जाते हो उस टाइम पे जो एनर्जी निकलती है देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन एंथैल्पी। फ्यूजन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जब सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो क्या होता है? उसकी एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन फ्यूजन एंथैल्पी। इसको हम लोग ये भी किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये केबी हो गया, ये केएफ हो गया, ये केबी हो गया, ये केएफ हो गया, इस तरह की बातें हो गई। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, मोलालिटी अगर इंक्रीज करती है, ध्यान सुनना, मोलालिटी अगर इंक्रीज करेगी तो भैया केएफ की वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा? केबी की वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, केबी क्या है? कांस्टेंट है, केबी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलालिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टीवी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डेल्टा टीवी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जितना बॉइलिंग पॉइंट का चेंज एलिवेशन इंक्रीज करेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्लस होता जाता है, प्लस ऐड करते चले जाओ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इस केस में बोलता हूं कि अब मोलालिटी इंक्रीज करती है, अगर अब मोलालिटी इंक्रीज करेगी भाई साहब, अगर यहां पर मोलालिटी इंक्रीज करती है तो सर केएफ तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। केएफ को क्या है? ऑब्वियसली वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन सुनना, अगर मोलालिटी इंक्रीज करेंगे तो सर मोलालिटी इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा टीएफ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डेल्टा टीएफ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन तुम खुद से सोचना सर, डेल्टा टीएफ मतलब तुम्हारा ग्राफ किधर को जाना शुरू कर देगा? पीछे की तरफ जाना शुरू करेगा। देखना ये डेल्टा टीवी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी जा रहा है, आगे जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है और एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। लेकिन ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पीछे की तरफ आ रहा है, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा क्या? नहीं सर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
डिक्रीजेस। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज की बात की जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेल्टा टीएफ की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी और उसके कारण पीछे ग्राफ क्या होगा, पीछे की तरफ चलता चला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, श्योर हो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, मोलालिटी दी है, हिल स्टेशन पे प्योर वाटर इतने पे बॉइल कर रहा है, ठीक है। अब देखना केबी ऑफ वाटर दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है सर, डेल्टा टीबी निकाल दे क्या, डेल्टा टीबी क्या होगा, केबी इंटू एम होगा क्या, केबी इंटू एम सर, केबी कितना है 0.513, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.69 सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, तो सर कितने से इंक्रीज करेगा 99.725 प्लस डेल्टा टीबी की वैल्यू डाल दो, डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी भी निकल के आएगी, डेल्टा टीबी की वैल्यू जितनी निकल के आएगी देख लेना, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.513 इंटू 0.69 0.35 99.725 प्लस 0.354 और इसकी वैल्यू ऐड कर दो 99.725 से, तो कितना आ रहा है सर 100.079 ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेकिन एग्जाम में इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आप आराम से करना चाहें कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैसे दिया होगा, इस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैसे दिया होगा सर, y ग्राम दिया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, डिसॉल्व किया हुआ है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या लिखेंगे, kb इंटू W2/m2 इंटू 1000 अपॉन W1 ये लिखेंगे सर। आपने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, बिकॉज उसके ही तरीके से निकालना है k इंटू, ध्यान देखना सर y ग्राम है तो y ग्राम अपॉन इसका मोलर मास कितना है सर m है इंटू 1000 अपॉन, ध्यान देखना इसका मास कितना दिया हुआ है 250 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि सर यही तो होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4kY अपॉन m आ गया, 4kVy अपॉन m आ गया, 4kVy अपॉन m आ गया, निकाल दो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में देखो क्या दिया हुआ है, प्योर बेंजीन कितने फ्रीज होता है, इतने में फ्रीज होता है किसी प्लेस पे, बट इसको डालते ही देखना ध्यान से, इसको डालते ही जैसे ही हमने ये सॉल्यूशन बनाया कितने पे फ्रीज होने लगा, कम हुआ, डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, प्योर बेंजीन कितने पे होता है, लेकिन जैसे CCl4 डाल रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल रहे हैं, ये कितने फ्रीज होने लगा 3.55 डिग्री सेल्सियस पे, सर इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, नीचे चला गया, तो Kf फॉर बेंजीन क्या होगा सर, एक बात बताइएगा डेल्टा टीएफ कितना होगा सर पहले का पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ कितना डिक्रीज कर रहा है 5.45 माइनस 3.55 निकालेंगे तो ये कितना हो गया 1.90 आ जाएगा, डेल्टा टीएफ कितना आ गया सर, Kf की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, डेल्टा टीएफ इज Kf इंटू m सर, Kf की वैल्यू निकाल दो, डेल्टा Tf की वैल्यू 1.9 है और डेल्टा Tf का Kf की वैल्यू ये कितना है 0.374 है, 0.374 है, अगर 1 पॉइंट करें तो कितना आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यही आंसर आएगा पक्का। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लें। अच्छा एक चीज और, कुछ लोगों को लगता है कि सर देखिएगा ध्यान सुनिएगा, एक चीज बता दो यहीं पे, कुछ लोग लगता होगा सर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर इन, ध्यान सुना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन, क्यों, क्योंकि तुमसे कोई बोले कि सर 5 डिग्री सेल्सियस और 5 केल्विन बराबर होता है, नहीं ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होगा, 5 डिग्री सेल्सियस और 5 केल्विन बराबर नहीं होता, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान सुना, डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इन केल्विन होता है, डेल्टा टी इन केल्विन होता है, क्यों, क्योंकि सर डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि सर 5 डिग्री सेल्सियस से, ध्यान देखिएगा अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो यहां पर डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 5 का आएगा, चेंज इन टेम्परेचर दोनों का बराबर आता है, देख लो आपके सामने एग्जांपल है सर, देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का बराबर नहीं होता इसी तरह से, लेकिन डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी बराबर होता है, कैसे सर 5 से अगर 10 पे जाओगे तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस कितना है 5 का, कोई बोले सर केल्विन बताओ, तो एक काम करो इसको केल्विन में कितना लिखोगे 5 पॉइंट प्लस 273 और इसको केल्विन में कितना लिखोगे 10 प्लस 273, एक काम करो अब निकालो डेल्टा टी इन केल्विन, सर देखोगे आपको चेंज अभी भी कितने का दिखेगा 5 का, सर करके देखो 283 माइनस 289 देखो अभी भी 278 अभी भी उतना ही आएगा, करके देख लो आपको पता चल जाएगा, अभी भी 5 का ही चेंज आएगा, तो याद रखिएगा ये नोट करके डाल दीजिएगा, ये सब चेंज इन टेम्परेचर बराबर आता है डिग्री सेल्सियस, इसलिए चेंज में कोई फॉर्मूला लगाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ केल्विन है वहाँ डिग्री सेल्सियस, चेंज ले रहे हो तो चेंज में अपने को टेंशन नहीं लेनी होती है, हाँ टेम्परेचर लेते हैं एक्जैक्ट वैल्यू कहीं पे तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आप डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो या फिर केल्विन में ले रहे हो, ठीक है। चलो ये देखो क्या बोल रहा है, निकालो क्या होगा, क्या होगा इसके केस में निकालेंगे तो क्या होगा बताओगे, कैसा बन जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा सर, एडिशन ऑफ 0.653 ये देख लो, ध्यान से देखना, एक कंपाउंड है जो लोअर कर रहा है, कहां से कहां, यहां से यहां पे, सर डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ का फार्मूला 0.48 डिग्री सेल्सियस या 0.48 यही आएगा। अच्छा केएफ दिया हुआ है, कैलकुलेट सर डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या होगा, केएफ इंटू W2/m2 इंटू 1000 अपॉन W1 लिखेंगे इंटू 1000 अपॉन W1 लिखेंगे, यही लिखेंगे, देखना अपने पास 0.48 इज इक्वल्स टू केएफ की वैल्यू क्या है, देखना केएफ फॉर बेंजीन कितना है 5.12 है, 5.12 है, W2 की बात करें तो W2 की बात करेंगे W2 कितना हो जाएगा, देखना गिवन मास कितना है 0.643, मोलर मास कितना है सर नहीं पता, ये तो निकालना है इंटू 1000 अपॉन, अब देखना सर बेंजीन का मास दिया है क्या, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दी है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, तो कितना आ जाएगा मास आ जाएगा 0.879 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, मोलर मास निकाल दो यहां से, मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई ये देखोगे तो ये कितना हो गया सर 20 हो गया, ये 20 हो गया, 3 डेसिमल उड़ा दो तो मेरे पास मोलर मास जो आएगा 5.12 इंटू 643 अपॉन 0.48 इंटू 879 यही आएगा, 3 डेसिमल से 2 डेसिमल फिर से उड़ा दो। अभी कैलकुलेशन थोड़ा गंदा सा है लेकिन करना तो पड़ेगा यार, एग्जाम हॉल में थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन हाँ कर सकते हो भाई, एग्जाम हॉल में इतने न्यूमेरिकल एक साथ नहीं आते, एग्जाम हॉल में 50 में से आपको डिवाइड बाई 879 डिवाइड बाई 48 इसकी वैल्यू निकालोगे 7.8 क्या हुआ यार, अच्छा ये 20 भी तो है, इंटू 20 भी करना है, इंटू 20 156 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 156, 20 भी रह गया था, 156 इज द करेक्ट आंसर, 156 इज द करेक्ट आंसर, तो ऐसे निकाल दो अपने पास हो जाएगा सर। तो ये अपने को छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, जैसे ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मोलैलिटी को डबल करते हैं तो रेट ऑफ कांस्टेंट मोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, भैया मोलर कांस्टेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोलर कांस्टेंट की वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप मोलैलिटी को डबल करते हो तो रेट ऑफ कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं अब लास्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पहले ही बोल अलर्ट मत रहिएगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोला जा रहा है तो उसको गलती से 22/7 मत पुट कर दीजिएगा, होता क्या है तो ज्यादा फिजिक्स मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा दिमाग में चलते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं या 3.14 रख देते हैं, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई बट इट इज नॉट इक्वल टू 22/7 और 3.14, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आप सब लोग बायो में सेल और इन सब की चीजों में पढ़ा होगा, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता क्या है सुनना एक बार ध्यान से, ऑस्मोसिस होता क्या है सुनिएगा, ऑस्मोसिस इज नथिंग फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा सिर्फ किसका मॉलिक्यूल्स का, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल
membrane, semi permeable membrane, semi permeable membrane from semi flow of solvent molecules only through semi permeable membrane from। सर सुनिएगा, क्योंकि आप बायो में पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के लिए अपने पास अलग अलग चीजें होती हैं। दोनों में क्या होता है, आपको केमिस्ट्री में कोई एक ही डेफिनेशन बोला जाए तो आप एक ही याद रखिएगा, कहां से कहां मूव करता है। तो सर ये मूव करता है प्योर सॉल्वेंट से किधर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, सॉल्यूशन साइड। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहां से मूव करता है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब इसी को आप बायो में देखते हैं तो प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको कि सर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन याद रखिएगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि सर प्योर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियस वहां सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट होगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बायो में हायर टू लोअर पढ़ाया जाता है लेकिन वहां पे ये चीज मेंशन नहीं होती, तो आपको याद रखना है सॉल्वेंट। वहां पे ब्लड होता है इसलिए हम लोग ये देखते हैं, या अपने पास मतलब जो भी सेल में अपने पास देखेंगे तो वहां सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए एज कंपेयर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। या फिर अगर जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है उसको एग्जाम हॉल में ये भी लिखा जा सकता है कि सर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है वहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू। ये फ्लो ऐसे भी तो डिफाइन किया जा सकता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों पार्ट, ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा कि सर आप चाहें तो ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर इधर क्या रखा हुआ है, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि किससे बनता है सर, सेलुलोज एसिड से, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं ब्लैडर में सब मिलता है, प्लांट्स के उसमें मिलता है। ये देखेंगे अगर इधर प्योर सॉल्वेंट है, और इधर सॉल्यूशन है तो क्या होगा सर, सॉल्यूट मूव नहीं करता, याद रखिएगा सॉल्यूट मूव नहीं करेगा, क्या मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करता है, सॉल्वेंट। कहां से कहां मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, और इसी फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ये जो फ्लो हो रहा है इस साइड से इस साइड, इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। अब मैं नहीं चाहता कि प्योर सॉल्वेंट किसमें चला जाए, सॉल्यूशन में, तो उसके लिए मैं एक प्रेशर अप्लाई करूंगा जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके लिए प्रेशर अप्लाई करूंगा जिसको बोलूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रेशर अप्लाई करूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज नोन एज पाई, और पाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन किसमें, मोल्स पर लीटर में लेना है, और सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन। और इसीलिए पाई की वैल्यू होगी CRT, पाई की जो वैल्यू होगी CRT, या फिर अगर बड़ा वैल्यू लेना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट V into RT, या फिर अगर हम बोलना चाहें W2/M2। ये वॉल्यूम किसमें है, लीटर्स में, 1000 अपॉन जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है, वॉल्यूम इन ml into R into T। तो देख लो पाई की वैल्यू ये होती है N2/V into RT, W2/M2 1000 upon V RT, ये अपने को यूज करना है पाई की वैल्यू। चलो तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू N2/V into RT या W2/M2 into 1000 upon वॉल्यूम R into T, पक्का हो जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस को रोकना है तो उसके लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी को क्या बोलते हैं सर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, और वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ऑस्मोसिस से ये फ्लो रुक जाता है, ऑस्मोसिस से ये फ्लो रुक जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो भैया यहाँ पर एक चीज और हो जाती है, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। एक और चीज आएगी, अगर आपने प्रेशर, ध्यान सुनिएगा, इफ प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर देन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया तो सर रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जो फ्लो हो रहा था इसी को हम लोग यूज करते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। जो फ्लो इधर से उधर हो रहा था, जो फ्लो इधर से इधर जा रहा था, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, वो फ्लो कहां चला जाएगा, अपोजिट होना चालू हो जाएगा। और यही फंडा हम लोग यूज करते हैं आरओ प्लांट्स में, हम लोग बोलते हैं आरओ प्लांट मतलब कुछ नहीं सर, वो क्या है, किसको यूज कर रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज कर रहा है सर। गंदे पानी से क्या करेगा, प्योर वाटर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस चालू हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या है सर, यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। सर आपको वाटर को प्यूरिफाई करने में हम लोग यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करा जाता है उसमें, प्रेशर किससे ज्यादा अप्लाई करते हैं, ग्रेटर देन पाई। अब ध्यान से देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ एक चीज है, अगर दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आप क्या बोल देते हो हम लोगों को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना है, आपको सेम करना है, पाई 1 = पाई 2। हो सकता है उनका कंसंट्रेशन सेम हो, टेंपरेचर सेम हो, जो सेम हो, आपको मतलब नहीं, आप पाई 1 = पाई 2 कर दीजिए, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आपका पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है तो देख लीजिएगा ध्यान से, पाई 1 को हम लोग क्या बोल देंगे सर, ये आपका प्रेशर ज्यादा है तो आप कहलाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आपको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर आपका प्रेशर कम है तो आपको क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड से ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो आप क्या कहलाओगे, हाइपरटोनिक, और अगर लेस है तो आप क्या कहलाओगे, हाइपोटोनिक, पक्का। तो अगर प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर देन पाई हो गया तो उस केस में ये याद रखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई 1 = पाई 2, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हाइपरटोनिक, और ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक, पक्का हो जाएगा सर। चलिए बताइएगा, याद रखिएगा हमेशा कौन मूव करता है, सॉल्यूट मूव करता है। द पासिंग ऑफ पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज सर इलेक्ट्रोडायलिसिस, नहीं क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन, आर की वैल्यू दी हुई है, ऐसे आर की वैल्यू मैंने पहले ही बताई हुई है शायद, कहां पर याद करो सर, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने बताया हुआ है, पाई = CRT, सीधा सीधा फार्मूला यूज कर लो, 0.2 इसकी वैल्यू 1/12 लेके भी कर सकते हैं, 300 ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 6, 6 से ये कितना हो गया 50। पाई की वैल्यू 5 ATM के आसपास आएगी, और 5 ATM के आसपास का ऑप्शन क्या कर देंगे, ये टिक मार देंगे, क्योंकि ऑब्वियस आप राउंड ऑफ करोगे ना। हमने क्या बोला था, इसकी वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 1/12 ले सकते हैं, 8.314 को क्या ले सकते हैं, 25/3 ले सकते हैं, 25/3 ले सकते हैं। ये देखिएगा, मास बाय वॉल्यूम, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया पाई 1 इज रिलेटेड विद 10% W/W ग्लूकोज का किस तरह से रिलेटेड होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा या कम होगा। ये मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि सर 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही है ना, याद करो। और इसका मतलब क्या होगा सर, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक काम करते हैं सर, पाई 1 की वैल्यू क्या होगी, सर पाई 1 की वैल्यू निकालने जाओगे तो सर इसका मास दिया हुआ है, पाई का वैल्यू, पाई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आपको अभी पीछे लिखवाया है W2/M2 1000 टाइम्स वॉल्यूम इनटू R इनटू T। पाई 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 अपॉन सर यूरिया का मास होता है मोलर मास 60, सर 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, आर की वैल्यू कितनी है सर, आर को रहने देते हैं, टेंपरेचर को भी रहने देते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पाई 2 की वैल्यू देख लो, तो पाई 2 की वैल्यू 10 अपॉन सर ग्लूकोज का मास कितना होता है 180 इनटू 1000 अपॉन सर 100 इनटू R इनटू T। एक बात बताऊं, जब बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये सेम है, ये सेम है, RT सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा हुआ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके भी चेक करना चाहें, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। आप ये देख लीजिए सर, मोलर मास से डिफरेंट है, जिसको 180 से डिवाइड करेंगे सर, पाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन पाई 2 आएगी, पाई 1 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, पाई 2 आ जाएगी, पाई 1 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, पाई 2 आ जाएगी, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, देख लो। चलिए फिर से अब ये बताइए, अब अगर कुछ नहीं दिया है तो हमेशा क्या ले लोगे, मास बाय वॉल्यूम ले लोगे। सर अगर यहाँ नहीं दिया है तो मास बाय वॉल्यूम ले लोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके निकालो, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा
चलो निकाल के देखो सर 5% W by V ऑफ केन सुगर लेंगे तो सर केन सुगर का मतलब क्या हो गया C12H22O11 C12H22O11 इसका मोलर मास निकालने जाएंगे सर इसका मोलर मास क्या होगा 342 होता है सर इसकी बात करें नहीं पता तो चलो कोई दिक्कत नहीं सर दोनों आइसोटोनिक है मतलब सर केन सुगर का प्रेशर इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स सर पाई 5% मतलब 5 अपॉन मोलर मास केन सुगर का कितना है 342 इंटू 1000 अपॉन सर वॉल्यूम कितना ले लेंगे 100 R इंटू टी इसका कितना ले लेंगे 0.877 ग्राम प्रेजेंट इन 877 ग्राम प्रेजेंट इन 877 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और देख लो यही सॉल्व करेंगे RT कैंसिल 1000 by 100 कैंसिल सर mx की वैल्यू निकालने जाओगे कितना आ जाएगा 342 इंटू 0.877 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा सर कैलकुलेट कीजिए जितना भी आए और जहां तक मुझे लगता है आप कैलकुलेट करके देखेंगे 342 इंटू 0.877 डिवाइडेड बाई 5 तो अप्रॉक्सीमेटली 59 के आसपास 9.98 तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आ जाएगा तो देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन कैसा होता है आइसोटोनिक का क्वेश्चन होगा हाइपरटोनिक का होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो अपने पास रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा और ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी पक्का हाइपरटोनिक आइसोटोनिक ये सब हो जाएगा सर श्योर है चलिए एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर फिनिश हो जाएगा अपना जो फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स विद ग्रेटर प्रिसीजन याद रखिएगा ये तीनों प्रॉपर्टी शुरुआत में बोला था ये रिलेटिव टर्म है यहां इंक्रीज देख रहे हैं डिक्रीज देख रहे हैं सर इसका कितना इंक्रीज कर रहा है ये कितना डिक्रीज कर रहा है ये कितना इंक्रीज कर रहा है एक ऑस्मोटिक प्रेशर है जो रिलेटिव वैल्यू नहीं है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है रीजन क्या है कि सर पाई की जो वैल्यू है ना इसको किसी पीछे वाली वैल्यू से कंपेयर करने की जरूरत नहीं जैसे इसमें क्या देखना पड़ेगा पहले का बॉइलिंग पॉइंट देखो इसमें क्या देखना पड़ेगा पहले का फ्रीजिंग पॉइंट देखो अब का फ्रीजिंग पॉइंट देखो कितना चेंज हुआ रिलेटिव चेंज है यहां पर रिलेटिव चेंज है ये क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है पाई इज इक्वल टू CRT और यहां पर इसको हम लोग क्यों बोलते हैं कि सर सबसे अच्छा हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका रीजन होता है सर इसमें ना अगर कंसंट्रेशन को R को जनरली कितना लेते हैं 25 बाई R को जितना मान लो 1/12 भी ले लें इनटू टेंपरेचर नॉर्मली कितना लेते हैं 298 केल्विन या 300 तो ये हमेशा ना ये नंबर जो होता है 25 के आसपास होता है अगर कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो उसकी वैल्यू पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी 25 टाइम्स ज्यादा आएगी मतलब स्केल पे मेजरमेंट करना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से चेक कर पाना बहुत आसान होता है इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं एज मतलब सबसे ज्यादा सुटेबल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ताकि आप सारे जो बायोलॉजिकल हैं प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर इन सब के लिए भी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा भी कंसंट्रेशन चेंज किया तो ये सब क्या करेगा ये वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगी थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी तो इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मोस्ट यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स और हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग किसके यूज करते हैं प्रोटीन्स और इन सबको यूज करते हैं कि भाई ये चीज हम लोग पॉलीमर्स क्लोराइड्स इन सब का मोलर मास निकालने के लिए यूज किया जाता है भाई अब कितना टाइम हो गया यार क्या करें वेंटर फैक्टर चालू करें ज्यादा हो जाएगा फिर अभी टाइम कोई बात नहीं अगली क्लास में नया चैप्टर जब करेंगे तो शुरुआत में आधा घंटा लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा आधा घंटा भी ज्यादा बोलो आधे घंटे से भी कम लगेगा आधे घंटे में हम लोग ये पूरा वेंटर फैक्टर और सॉल्यूशन एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा वेंटर फैक्टर हम लोग अभी क्योंकि बात करेंगे फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ठीक है तो एक काम करते हैं वेंटर फैक्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में कर लेंगे वेंटर फैक्टर्स के क्वेश्चंस ठीक है ना वेंटर फैक्टर्स के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में कर लेंगे आप बस डीपीपी और प्लस रिवीजन करते रहिए चैप्टर अपना ऑलमोस्ट फिनिश्ड है बस एक लास्ट का बोल सकते हैं कि 15-20 मिनट या 30 मिनट का टॉपिक रहता है उसको अगली क्लास में कर लेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा लोड नहीं आए और अगली क्लास में नया चैप्टर भी चालू कर लेंगे इवन हो सकता है मैं नया चैप्टर चालू करूं फिर लास्ट में वेंटर फैक्टर करा दूं इस चैप्टर का जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो सकता है लास्ट में करा दूं जैसा भी मूड रहता है उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे ओके तो ये ध्यान रखिएगा आपको रिवीजन करना है टॉपिक आपका फिनिश होता जा रहा है अभी तक कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का सिलेबस हो गया है 2 चैप्टर आपके एंड हो चुके हैं 2 से 3 क्वेश्चन का सिलेबस आपके पास हो चुका है ट्राई कीजिएगा जितना हो सकता है टॉपिक को क्वेश्चंस को क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सारा कुछ कहानी फार्मूलाज का है सारी कहानी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में अच्छी बात क्या है कि कुछ थ्योरी भी है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जब शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ अभी जब शुरुआत में आज का लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तो कुछ थ्योरी मिला फिर न्यूमेरिकल्स मिले और जब वेंटर फैक्टर पढ़ेंगे तो जितना आज न्यूमेरिकल्स पढ़े जितने भी आज फार्मूलाज नया पढ़े वो सारा का सारा वेंटर फैक्टर में फिर से रिपीट होगा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद पक्का तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर में और नए चैप्टर में शुरुआत में थोड़ा सा जो क्वेश्चन बच गया उसको वहां पर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ओके चलो ओके बाय बाय।